हेलो गाइस, कैसे हो सभी। तो ये हमारा पेपर एनालिसिस वीडियो है। तो इससे पहले हमने 2011 और 2012 और 2013 के पेपर एनालिसिस किए हैं। यूपीएससी पीटी के पेपर एनालिसिस किए हैं और कई सारी हमने बातें आपको बताई थी उसमें कि पेपर एनालिसिस करने से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं और इससे आपको इनडायरेक्टली एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा, पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा और क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। सवाल कैसे पूछे जाते हैं और दूसरा कि अपनी तैयारी का कैसे अनुमान लगाना है कि हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है, तो ये भी आप कर पाओगे। और सेकंड कि जो आपकी गलतियाँ हैं, वो गलतियाँ आप अभी पहचान पाओगे आपके अंदर गलतियाँ कहाँ हैं, कहाँ पर आप गलती करते हो, आपका वीक ज़ोन क्या है, ठीक है। तो ये हमारा जो मकसद है यही है कि हमने सोचा कि और कोई मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह उसके बारे में डिस्कशन करें तो बेहतर होगा कि हम पेपर एनालिसिस करें, वीडियो में डिस्कशन करें। और जो बच्चे न्यू है, जो काफ़ी कह लें कि वो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, मतलब तैयारी के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में भी पैटर्न, सिलेबस और चीज़ें नहीं समझते हैं, तो उनके लिए ईजी बना करके, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ईजी, जैसा कि हमारे देश में बना हुआ है कि बहुत टफ और ऐसे वैसे, ये सब चीज़ें, ये सब मिथ जो बच्चों के दिमाग में है, लोगों के दिमाग में है कि नहीं हो सकता, वो नहीं कर सकता, तो मैं कह दूँ कि ये बहुत दुनिया का सबसे ईजी एग्ज़ाम है ये, ठीक है? बहुत ईजी। अच्छा एक बात बताओ, ईजी क्या है? अगर कोई लोग कहता है कि ये टफ़ है, तो मुझे बताओ क्या ये ईजी क्या है? ईजी क्या है ज़िंदगी में, फिर बताओ? आप जो जिस सिचुएशन में अभी हो, क्या वो सिचुएशन आपके लिए ईजी है? क्या वो ईजी है? बस एक सवाल का जवाब दो। अभी जिस हाल में आप जी रहे हो, जो आपकी ज़िंदगी के हालात हैं, क्या वो ईजी है? है ईजी? ऑफ़ कोर्स नहीं है। तो फिर कोई भी चीज़ ईजी क्यों होगा? हाँ? ईजी क्यों होगा? ईजी नहीं होगा, वो टफ़ होगा। आपको टफ़ के मज़े लेने चाहिए, आपको आपकी तैयारी होनी चाहिए। देखिए, एक चीज़ है कि जो आपके अंदर नहीं है, तो वो आपको नहीं मिलेगी। अगर जैसे वो आपके अंदर आ गया, तो ज़रूरी नहीं है, एक प्रोसेस गुज़रेगा आपके ऊपर, फिर वो चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन दर हकीकत आप पहले से तो तैयार हो लेने के लिए ना, आपके अंदर वो परिपक्वता, वो मैच्योरिटी आपके अंदर तो होनी चाहिए ना। नहीं तो गलत चीज़ गलत आदमी के हाथ में चला जाएगा। जैसे कहते हैं ना, बंदर के हाथ में नारियल, तो वो फोड़-फाड़ देगा, जैसे-तैसे कर देगा। तो इसी तरीके से अगर आप एक सपना आपके अंदर है कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ समझ रहे हो बात? अपना क्वालिटी दिखाने का, अपने अंदर का जो जुनून, अपने अंदर का कह लें कि जो क्वालिटी, जो जो सपने देखते हो, तो अब ये बात है कि आपको अब उसे जीना है, आपको उसके लिए खुद को तैयार करना है। आप सपने नहीं देखना है, खुद को उस काबिल बना दो कि वो खुद ब खुद आपके पास आ जाए, वो आपको मिल जाए, ठीक है? तो सपने को अपने मत देखो, मेहनत करो और कुछ भी टफ़ नहीं है, तुमसे ज़्यादा कोई टफ़ नहीं है, ठीक है? इंसान जो है ना, वो सबसे ज़्यादा टफ़ है। तुम अपने अंदर झाँक के देखो, तुम बहुत मजबूत हो और तुम वो कर सकते हो जो सिर्फ़ तुम ही कर सकते हो। तो ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें निकाल दो और मेरे साथ बने रहो। मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, ठीक है? मेरी अभी तक ग्रेजुएशन नहीं हुई है, तैयारी कर रहा हूँ। देखो आगे मेरा ग्रेजुएशन हो गया तो मेरी कोशिश होगी, मेरी कोशिश क्या, मैं क्या कहूँ, मतलब आप जब जिस दिन आप तैयार हो जाओगे, आप जिस दिन माइंड मेकअप कर लोगे, खुद को प्रिपेयर कर लोगे, तो एक प्रोसेस है, बस एक प्रोसेस में से गुजरेगी, आप वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है? तो कोशिश करो, मेहनत करो, लगे रहो, हार नहीं मानना। तो हमारा ये पेपर एनालिसिस, मैंने कहा कि जो 25 क्वेश्चन हम एनालिसिस करते थे, मुझे लगता है कि ये 25 क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, बल्कि 4 वीडियो बन जाता है, काफ़ी कह लें कि भटक जाते हैं बच्चे, मतलब 4 वीडियो कंटिन्यू फॉलो कर पाना मुश्किल हो जाता होगा शायद। तो वैसे जो जेन्युइन है उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, वो तो सब कर लेता है जो जेन्युइन हो सकता है मेरी वीडियो की क्वालिटी ख़राब है, मतलब देखो क्वालिटी वो सब छोड़ो, चीज़ें देखो, आपको ये काम का चीज़ है क्या, तो फिर उसके पीछे पड़ जाओ, है कि नहीं? जो काम का चीज़ है उसके पीछे पड़ जाओ, उसको एंड तक पहुँचा दो, ठीक है? और वो सब छोड़ो, एक्सक्यूज़ेज़ वगैरह छोड़ दो। तो अब मैं कहूँगा कि जो मैं 4 वीडियो में जो अपलोड कर रहा था, यानी कि 25-25 क्वेश्चन करके 2011 के भी किए, जाके चैनल में देख लेना, 2012 भी, 2013 भी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये 4-4 वीडियो फॉलो कर पाना मुश्किल है, तो 2 ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँ तो बेहतर है। यानी कि को आंसर तो मैं देता हूँ, एंड में देता हूँ, यानी कि आपको क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद मैं आपको कहता हूँ टिक लगाओ, आप टिक लगा करके देखो आपको कैसा लगता है, ठीक है? फिर उसके बाद मेरी ये बात होती है कि मैं एंड में आपको आंसर भी दे देता हूँ, मतलब यूपीएससी के जो ऑफ़िशियल जो आंसर है, वो मैं देता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि 2 वीडियो में दे दूँ तो ज़्यादा आपको फॉलो ना करना पड़े, ज़्यादा झमेला ना हो, 2 वीडियो में आपका ये क्लियर हो जाए, ठीक है? तो वैसे वीडियो बड़ी हो जाएगी, एंड तक बने रहो और अच्छे से सुनो, समझो, गौर करो, मेहनत करो, ठीक है? चलो देखते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपका ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ बुकलेट सीरीज़ ए है, ठीक है? तो आंसर मैच करते वक़्त आप कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना, बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे क्योंकि ए, बी, सी, डी, डी तक होता है, टेस्ट सीरीज़ बुकलेट सीरीज़ डी तक होता है, ठीक है? तो आंसर कीज़ मैं जब दूँगा तो बौख जाओगे, इसीलिए आप टेक्स्ट बुक सीरीज़ पढ़ लो, ये एक है ए, ठीक है? ए से जब आंसर मैच करना तो ए से करना। तो यहाँ पर जनरल स्टडीज़ पेपर 1, एक पेपर और होता है सी-सेट। तो वैसे एग्ज़ाम के सारे पैटर्न, सारे सिलेबस, सारे बुक कैसे अप्रोच करना है, इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा अगर आप लोग कहोगे तो, ठीक है? वैसे आपको पता है तो ठीक है, नहीं कहोगे तो मैं बनाऊँगा कि सिलेबस को अप्रोच करने के लिए कौन-कौन से सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है?
और ये मत समझना कि मैं अभी मेरे ग्रेजुएशन में नहीं हुई है और मैं आप सबको गाइड कर रहा हूँ। देखो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और सीमा को ज्ञान नहीं कहते, ठीक है। और इसकी कोई उम्र भी नहीं होती है। तो देख लो। तो देखिए 200 नंबर का होता है ये, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। 100 क्वेश्चन है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। और आपको नेगेटिव मार्क्स भी कट जाएंगे और फिर आपको आंसर पर टिक लगाना है। और आंसर पर टिक लगाने के बाद जिससे होता है ना, मतलब OMR की तरह, जिसमें आप पहले कुछ इंस्ट्रक्शन होता है चीज़ों को, मतलब एक बार आंसर में टिक लगा दिए हो क्वेश्चन को, फिर दोबारा उसमें मतलब फिर दोबारा चूज नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे ही कुछ बात है, ठीक है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन है, जो इंग्लिश मीडियम से अप्रोच कर रहा है वो इंग्लिश मीडियम से टिक लगा देना, ठीक है। मतलब पढ़ करके टिक लगा देना। और हिंदी वाले के लिए तो मैं हूँ जिंदाबाद, ठीक है। तो हिंदी वाले टिक लगाओ। तो पहला क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपगम को जिसे धारणीय गन्ना उपक्रम के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है। तो देखिए हिंदी में कुछ वर्ड थोड़ा कठिन आ जाते हैं, जिसको हिंदी में समझ में नहीं आता, इंग्लिश में समझ में आता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम, ठीक है, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रम के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पर देखो पढ़ लेते हैं, 1 मिनट। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रैक्टिकल अप्रोच टू शुगर कैन प्रोडक्शन नॉन सस्टेनेबल शुगर कैन इनिशिएटिव। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना, उपागम नहीं समझ में आ रहा था वहाँ पर। तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रैक्टिकल अप्रोच टू शुगर कैन प्रोडक्शन नॉन सस्टेनेबल शुगर कैन इनिशिएटिव। मतलब क्या अप्रोच हमें शुगर कैन की पैदावार को बढ़ाने के लिए करनी चाहिए जो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल आप समझ रहे हैं ना, सस्टेनेबल मतलब सतत पोषी है, मतलब इतना पानी, इतना खाद, इतना लैंड का मतलब कह लें कि इस्तेमाल ना हो, जिससे कि हमारे पर्यावरण का भी बचत हो जाए और पैदावार भी अच्छी हो। तो क्या मतलब कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें चयन सिंचाई की प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। इसमें रासायनिक कार्बनिक उर्वरक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो क्या होता है, मतलब इसमें बताना है आपको जो सस्टेनेबल हो और इसमें क्या महत्व है इसके हमारे। तो कृषि के पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतर्राष्ट्रीय की ज़्यादा गुंजाइश है। तो 4 ऑप्शन है, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनो। वैसे मैं अपने उत्तर मैं नहीं बता रहा, ठीक है। और मेरी ये ख्वाहिश भी नहीं है कि मैं आपको उत्तर बताऊँ, आप उत्तर पट्टी लगाओ, तभी आपको मज़ा है, ठीक है। आंसर में जब आंसर मैं एंड में दूंगा तो आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से है। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आंध्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है। तो मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड ये न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो आप इससे न्यूज़ को फॉलो करके आंसर पर टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट, तीसरा, निम्नलिखित द्वीपों को युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। जलमार्ग अंश द्वारा पृथक किया जाता है। देखिए द्वीप, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मक में से कौन सा एक दंश अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक है, मतलब दोनों साइड से वाटर है और एक लैंड के द्वारा पृथक होता है। तो इसमें कौन द्वीप 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 है। तो अंडमान निकोबार है, निकोबार सुमात्रा है, मालदीव लक्षद्वीप है, सुमात्रा जावा। देखो अगर आप मैप को फॉलो करते हो, मतलब मैप आपके सामने, आपके स्टडी जहाँ पर आप करते हो उसके सामने, और मैप पर कम से कम 10 मिनट 15 मिनट रोज आप टाइम बिताते हो, तो देखो ये क्वेश्चन आप ले जाओगे। तो आपको देखो गाइडेंस समझ में आ रही है ना, कि मैप को भी आपको सामने रखना है, 10-15 मिनट उसको भी वॉच करना है, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कार्यक्रम है यहाँ पर मंत्रालय है, सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना। तो मंत्रालय किस मंत्रालय से बिलोंग करता है। तो परियोजना है, मतलब ये कुछ परियोजना जो करंट इशू का करंट से है, रिलेटेड है, और ये किस मंत्रालय से बिलोंग करता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 नंबर का, बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो BNHS, बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। तीसरा, यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालित करता है। तो क्या है ये, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी करंट से है, ठीक है। तो ठीक लगाओ। नेक्स्ट, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, ठीक है। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 4 ऑप्शन है, यह जैव विविधता पर, अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कठिन है थोड़ा, लेकिन इसको समझो, पढ़ो, समझो, आ जाएगा। यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशेष उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और नीतियों का अंतरण कर सकता है। दोनों A और B, इसमें कौन सा है सही आंसर, टिक लगा दो। नेक्स्ट, सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ठीक है। सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनन करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया प्रत्यवर्ती धारा AC का जनन करती है, जबकि तापीय प्रक्रिया विशिष्ट धारा DC का। देखो AC DC सब आ रहा है, फिजिक्स का यहाँ पर फिजिक्स ये चीज़ आ रही है।
तो 6 से लेकर 10 तक साइंस की भी किताबें आपको पढ़नी होंगी, तो ऐसे सवाल आप जो है डील कर लोगे, ठीक है। साइंस पढ़ लेना 6 से लेकर के 10 तक, टिक लगा दो। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। तो किनको सरकार ने भाषा मतलब क्लासिकल देखो ये क्या है ना, चैप्टर है पॉलिटी लक्ष्मीकांत में, एक चैप्टर है लैंग्वेज के ऊपर। तो अगर वो चैप्टर अगर आप पढ़ लिए होंगे, मतलब करंट एडिशन अगर जो लक्ष्मीकांत का रहा, तो इसमें आपको ये सवाल का जवाब हल कर पाओगे। तो लक्ष्मीकांत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन पढ़ लेना। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, टाम्पा टाइगर रिजर्व, गुम्बटी वन्य अभयकरण, सरामती शिखर। देखिए हर साल इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइगर रिजर्व हमारे सेंचुरी से जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया है जानवरों के लिए, उस पर, और वो कहाँ स्थित है, इस पर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं कहूँगा जितने भी हमारे रिजर्व और प्रोटेक्टेड एरिया और कहाँ कहाँ स्थित है, ये सब आप नक्शा में देख लो और पूरी अच्छी तरीके से याद कर लो, हर साल इस पर एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, वैलेंटाइंस इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए वेटलैंड्स, तो ये सीधा करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार। देखो ब्रिक्स कंट्री के ऊपर ये सवाल है, ठीक है। तो मेंस में हम अक्सर डिस्कशन करते रहते हैं, मेंस टॉपिक से पर्पज से आर्टिकल में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आप फॉलो कर लो मुझे, इस पर आपका ये ऐसे सवाल आप हल कर पाओगे। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए, डिप्थीरिया, छोटी माता चेचक। मैंने कहा साइंस पढ़ लो 6 से 10 तक, ऐसे क्वेश्चन भी हल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? मतलब देखिए अब ये पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी से सवाल है, और फिर ज्योग्राफी का भी उस वहाँ से जहाँ प्रकृति यानी कि पृथ्वी के बनने के वक्त से जो स्टडी आप करते हो वहाँ से ये सवाल है, ये सवाल का जवाब दो। गंगा नदी डॉल्फिन के स्पष्टी से हरास के लिए से शिकार चोरी के अलावा क्या संभव कारण है? तो गंगा नदी में डॉल्फिन है, ठीक है, आप जानते हो गंगा नदी हमारी, उसमें डॉल्फिन पाया जाता है। तो डॉल्फिन में हरास है, तो इसके शिकार चोरी संभव कारण क्या है? ठीक है, बड़ा मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, मतलब एक जनरल साइंस क्वेश्चन है, कॉमन साइंस क्वेश्चन है, आप समझ करके जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट 15, रेड क्लिफ समिति क्लिनिक रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? देखिए रेड क्लिफ के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ईजी सवाल है ये, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो। कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों में ब्रेमिन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है, उनका प्रयोग क्यों को चिंता का विषय है? तो इसमें कुछ कंसर्न है, तो इस सवाल का सही जवाब देखो। नेक्स्ट देखेंगे 17, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, चमगादड़, भालू, कृंतक। तो किस प्रकार जंतु में शीतन सक्रियता की प्रघटना का परीक्षण किया जाता है? तो देखिए कुछ वर्ड्स हिंदी में जो काफ़ी टिपिकल होते हैं उसको अंग्रेजी में दे करके आप पढ़ करके समझ करके टिक लगाओ, ठीक है। हाँ ऐसे होते हैं कुछ वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो कौन सी बड़ी? देखिए संसद की, पार्लियामेंट की कई सारी समितियाँ होती है, और जो समितियाँ होती है वो पार्लियामेंट के जो डिसीजन होते हैं या फिर जो वो डिसीजन लेने वाले होते हैं उसके ऊपर फैक्ट चेक करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में छानबीन करते हैं, उसके बारे में वो रिसर्च करते हैं, ठीक है, कि चीज़ें क्या इम्पैक्ट करेगी, सही रहेगी या गलत रहेगी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी, तो सबसे बड़ी समिति कौन सी है? देखिए लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सरकारी उपकरण समिति, याचिका समिति। तो ये आप पढ़ोगे पॉलिटी लक्ष्मीकांत में, आप पार्लियामेंट्री कमेटी का चैप्टर में आप सब पढ़ लोगे। तो लक्ष्मीकांत एक एक लाइन पढ़ लेना। नेक्स्ट 19, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? तो ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैव पदार्थ का क्षय। तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड सर्किल क्या है और कैसे ये योगदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? तो इसमें आपको ज्योग्राफी से ये सवाल है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको ये देखने को मिल सकता है, अनेक प्रकार के पक्षी, चलने वाले पशु, भैंस पीछे पीछे चलते हैं, उनके घास चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं, मतलब पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है? मतलब देखिए बड़ा कॉमन सवाल है, गाँव के बच्चे भी इसका जवाब दे दें, और नहीं तो प्राइम मिनिस्टर को भी पता नहीं है। 21, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनामगिरी के लिए प्रयुक्त होते हैं। देखिए एंशिएंट से 2 का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, याद रखना। लाइकेन जो है कि नई चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य है? लाइकेन, ठीक है। तो आप साइंस में पढ़ लोगे 6 से 10 अगर साइंस पढ़ लो तो। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से किन पादपों को प्राकृतिक रूप में उगते हुए देखने की समान? देखिए जो ट्रैवलिंग करने की शौक है, यात्रा करते हो इधर उधर बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए सवाल है, तो यात्रा भी किया करो। एक सवाल यूपीएससी का हल हो जाएगा ऐसे ही। निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक है जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? तो इस्पात उद्योग क्या रिलीज करता है? देखिए मतलब ये वो आंसर दे सकता है जो इस्पात फैक्ट्री में काम करता है ना, लोहा फैक्ट्री में जो वहाँ पर आयरन बनता है, वहाँ पर वो बता सकता है क्या निकलता है, ठीक है। यानी कि वो भी इसका एक आध क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो बच्चे भी अटैम्प्ट कर ले, लेबर भी अटैम्प्ट कर ले, किसान भी अटैम्प्ट कर ले, मतलब कोई भी अटैम्प्ट कर ले, कोई भी होशियार अकलमंद इंसान। 24 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 25, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? देखिए मैंने कहा ना कि हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है बुद्ध के ऊपर, महावीर जैन के ऊपर, यानी कि बौद्ध मत के ऊपर, जैन मत के ऊपर, हर साल देख लेना, जो भी पेपर उठा लो हर साल पूछा। देखिए पूछा गया 2011 में हमने देखा, 2012 में हमने देखा, 2013 में हमने देखा, ये 2014 में हम फिर पढ़ रहे हैं। तो किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गंधार, कौशल, मगध, मतलब कौन समकालीन था? बुद्ध के समकालीन चारों में से कौन था? टिक लगाओ, बहुत ईजी रहेगा अगर आपने पढ़ा होगा तो।
नेक्स्ट 25, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजातीय पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्यौहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौधा का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय, तो ऐसे कुछ जनजातियाँ, करंट अफेयर से है और इन्वायरमेंट से सवाल है, ठीक है। 26 नंबर का। नेक्स्ट 27, विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदारी समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है। देख सकते हो इनडायरेक्ट कर है, ठीक है, मतलब बड़ा ईजी सवाल है ये। नेक्स्ट 28, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। जोखिम पूंजी क्या तात्पर्य, 4 ऑप्शन है, टिक लगाओ, सीधा सीधा सवाल है। 29, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए ये पेपर क्या है, 2014 का, और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में सवाल है। तो देख सकते हो पुराना करंट अफेयर भी पूछा जा सकता है, याद रखना। भुगतान संतुलन संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे किन से चालू खाता बनता है, तो ठीक है। तो काफ़ी मतलब जनरल क्वेश्चन है, टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट 31, सीमांत अस्थायी सुविधा दर तथा निवल मांग और सावधि देयताएं पदबंध कभी कभी समाचार में आते रहते हैं, इसका प्रयोग किस संबंध में किया जाता है। तो करंट अफेयर से सवाल है, सीधा टिक लो। नेक्स्ट थ्रू, शाकाहारी क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, टिक लगाओ। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक आरक्षित अवस्थाओं का उद्देश्य है। पॉलिटिक्स ये सवाल है। नेक्स्ट 34, हाल ही में एक जन विद्रोह श्रृंखला जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया मूलतः किस देश में शुरू हुआ। बड़ा इजी क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सीधा सीधा सवाल है, टिक लगा दो। बड़ा इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पूर्व से कौन से आर्टिक काउंसिल के सदस्य। तो आर्टिक काउंसिल के सदस्य कौन है, बहुत ईजी करंट अफेयर का सवाल है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, क्षेत्र जो प्रायः समाचारों में आता है, जैसे चेंचिया, दारपुर, स्वाद घाटी, देश रशियन फेडरेशन, माली, इराक, तो से कौन से सेंस में लिखते हैं। तो समाचार में आता है, और देश कौन से, टिक लगाओ, करंट अफेयर का सवाल है। 37, मैं थोड़ा सा जल्दी स्क्रॉल करता हूँ, अंग्रेजी वालों को दिक्कत ना हो जाए, थोड़ा देख लो आप लोग भी, ठीक है, अच्छे से देख लो। नेक्स्ट 37, अग्रि प्रेक्षाप्रस्थ के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए, ठीक है, कथन में से कौन सही है। तो 3 ऑप्शन है, सही ऑप्शन में टिक लगाओ। नेक्स्ट 38, कोयला संस्तर मेथेन और सेल गैस नामक 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 ऑप्शन है, सही चुनकर एक टिक लगा दो। नेक्स्ट 39, भारत के चंपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 ऑप्शन है, टिक लगाओ। चंपा समुदाय भारत के अपने ही देश के बारे में ये सवाल है, सीधा सीधा जवाब पर टिक लगा दो। कोयला संस्तर मेथेन और सेल गैस नामक 2 गैर परंपरा सॉरी 39 तो मैंने अभी पढ़ा, अभी 40 पढ़ूंगा। भारत में ग्वार का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल में इसकी खेत में महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सीधा सीधा सवाल है, इजी सवाल है, टिक लगाओ। नेक्स्ट 41, निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियाँ हैं। प्रवाल भित्तियाँ आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी का ये सवाल है, ठीक है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 42, मृदा अपक्षय समस्या किससे संबंधित है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। पवनों का मौसमी, ज्योग्राफी का सवाल है। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूप या विलक्षण है। तो ज्योग्राफी से सवाल है, सीधा सीधा जवाब पर टिक लगाओ। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायत शब्द किससे निर्देश करता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री और हमारे आज के मौजूदा समय से बिलोंग करता है। ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, बराक लोहित यूनसेरी तो फिर कौन सा ऊंचा प्रदेश से होकर बहती है। तो बड़ा बेहतरीन सवाल है करंट अफेयर का। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, हरिकादन भूमि, व्यास और सतलज का संगम, केवलादन घना बनास और चंबल राष्ट्रीय उद्यान का संगम, कोलोरू झील। तो अच्छा सवाल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टिक लगाओ। नेक्स्ट 47, तो इंग्लिश मीडियम वाले आप पे टिक लगा दो, अच्छे से टिक लगा दो। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय सदर्शन का भाग नहीं है। ठीक है, मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैश्विक लोकायत, कापालिक संघ और योग। तो हमारे संस्कृति से ये पार्ट नहीं है, टिक लगा दो। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, पहाड़ियाँ और क्षेत्र है, बड़ा अच्छा सवाल ज्योग्राफी का, टिक लगाओ। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल विधेयक बंद है। बड़ा अच्छा सवाल है, अनुसूचियों से भी सवाल पूछा जाता है। देखो अनुसूचियों पर ध्यान नहीं देते। संविधान में कितनी अनुसूचियाँ, 12 अनुसूची है। तो दल विधेयक कानून किस अनुसूची में आता है, कितना ईजी सवाल है, टिक लगा दो। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किसकी स्थापना करने में नहीं थे। तो टिक लगा दो। देखो मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, पूरा लक्ष्मीकांत दूसरे चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आपको वो पढ़ना होगा तो आप कहिएगा तो मैं लिंक दे दूँगा, आप उसको फॉलो कर लेना। तो हमारा 50 क्वेश्चन रिव्यू हो चुका, हमने डिस्कशन कर लिया, तो आपको इसमें से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी हेल्प किया होगा आपको ये। और फिर नेक्स्ट वीडियो में 50 कर लेंगे, ठीक है। तो बने रहो, लगे रहो, मेहनत करो। थैंक यू।